नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीसी राज जीसीआर चुरू क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एवं उनका क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत अर्थशास्त्र पर बल दिया था। डेविड रिकार्डो, जेबी से, जेएस मिल, अल्फ्रेड मार्शल आदि ने रोजगार के संबंध में जो सिद्धांत दिया उसे परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। परंपरावादी सिद्धांत। इसके समर्थक कौन है? डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, जेबी से, अल्फ्रेड मार्शल आदि। और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को परंपरावादी सिद्धांत कहा जाता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, जिसमें उन सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है जो वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार है। पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है। अति उत्पादन और अलग उत्पादन की समस्या भी नहीं होती। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार पूर्ति स्वयं में अपनी मांग पैदा करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। परंपरावादियों के अनुसार एक निश्चित अवधि में उत्पादित सारे माल की बिक्री हो जाती है। जो उत्पादित किया हुआ माल है उनकी सारी की सारी बिक्री हो जाती है, बिक जाती है वस्तुएं। ब्याज की दर पूर्णतः लोचदार हो जाती है। लोचदार हो जाती है ब्याज की दर। मजदूरी की दर भी पूर्णतः लोचदार हो जाती है। मजदूरी की दर और ब्याज की दर पूर्णतः लोचदार होती है। अर्थव्यवस्था का साम्य होता है। किंतु 1929 की महामंदी ने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचार को सही साबित नहीं किया। महामंदी के संकट के समय संसार में उत्पादन तो था, परंतु वस्तुओं की मांग नहीं थी। उत्पादन था लेकिन मांग नहीं थी। विश्व को महामंदी का सामना करना पड़ा था। श्रमिकों में बेरोजगारी बढ़ती चली गई। बेरोजगारी की दरें बढ़ती चली गई श्रमिकों में, तथा उनकी दशा दयनीय हो गई। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भवे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई। और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव 1936 के बाद से माना जाता है। उसके पश्चात समष्टि अर्थशास्त्र का विकास तेजी से हुआ 1936 के बाद। इसमें अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र, जो 1936 के बाद प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक के बाद और समष्टि अर्थशास्त्र का विकास तेजी से हुआ। इसमें अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संपूर्ण रूप से परंपरावादियों के सिद्धांतों की असफलता के बाद कीन्स के समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए इन्होंने इसके असफलता ने इसके अध्ययन के लिए मार्ग खोल दिया। आज नीतियों के निर्धारण में कीन्स के सिद्धांतों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि सन 1933 में सबसे पहले ओस्लो विश्वविद्यालय, नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रीस, ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रीस ने 1933
में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसके समर्थकों में मार्शल, पिग्गू, एडम स्मिथ, रिकार्डो मिलाती है इसके समर्थकों। और मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार सिद्धांत है। इसको प्राइस थ्योरी, इसको आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं, आय व रोजगार। इसके समर्थकों में माल्थस, कार्ल मार्क्स, फिशर, हिंसन, हिक्स, सीसमंडी आदि है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो मैं इसका उद्भव पढ़ा कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किस प्रकार हुआ। परंपरावादियों की असफलता के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा या लार्ज। लार्ज। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। जैसे बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े स्तर पर इनका अध्ययन किया जाता है। सेपिरो लिखा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। कौन है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थात यह समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक स्तरों का प्रकाश, आर्थिक स्तरों पर प्रकाश डालती है। जैसे सकल मांग, सकल मांग, सकल पूर्ति, सकल पूर्ति, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, कीमत सतह, कीमत सतह, यानी संपूर्ण पर प्रकाश डालती है। ये समष्टि आर्थिक चर, ये क्या कहलाते हैं? समष्टि आर्थिक चर कहलाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं ये मैक्रो ही, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इनका अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, उनका अलग अध्ययन है और इसका अलग है संपूर्ण अर्थव्यवस्था। अब इसके क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है। इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत इसमें पढ़ा जाता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होने के कारण राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। जैसे इसकी धारणाएं क्या है? जीडीपी, जीएनपी आदि, एनएनपी, पीसीआई, ये सब कुछ है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। माप करने के लिए राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी विधियां हैं? जैसे उत्पादन, आय, व्यय, ये विधियां। सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग, ये सब राष्ट्रीय आय के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ी जाती है, जो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय आय,
रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत। रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन। प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक का अध्ययन, त्वरक का अध्ययन, ये रोजगार के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। रोजगार का सिद्धांत जो राष्ट्र समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक है या विषय है, क्षेत्र है। रोजगार के सिद्धांत। दूसरा मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, इनका क्षेत्र है। जैसे मांग एवं पूर्ति, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति, मुद्रा के कार्य, सिद्धांत मुद्रा के एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जैसे आरबीआई, सेबी, इनका अध्ययन, सीएसओ, इनका अध्ययन किसे के अंतर्गत पढ़ा जाता है? वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। सामान्य कीमत सत्र का सिद्धांत है, चौथा ऐसा क्षेत्र है, सामान्य कीमत सत्र का सिद्धांत। सामान्य कीमत सत्र के सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कीमतों का बढ़ना लगातार, और मुद्रा का मूल्य गिरना, मुद्रास्फीति। और मुद्रा अस्फीति, इसका विपरीत। तो इसका सामान्य कीमत सत्र का अध्ययन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ये इसका क्षेत्र है। आर्थिक विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत, इसके अंतर्गत है राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां। राजकोषीय नीतियां सरकार के आय व्यय और ऋण से संबंधित जो नीतियां होती है वो राजकोषीय है, और मौद्रिक नीतियां जो आरबीआई द्वारा जारी की जाती है वो मौद्रिक नीतियां। ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था या आरबीआई का अध्ययन है और पूरे भारत सरकार का अध्ययन है। जैसे राजकोषीय नीति करों से संबंधित है, इनका अध्ययन है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत टैरिफ, संरक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने टैरिफ, संरक्षण आदि का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हमने समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एवं समष्टि अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र पढ़ा, आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।